हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पेंट सेक्टर के एक जाइंट के बारे में जिसका नाम है एशियन पेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इस कंपनी के ओवरव्यू के बारे में। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है वो इंडस्ट्री कैसी है, आने वाले टाइम में वो कैसे ग्रो करने वाली है। इसके बाद में बात करेंगे एशियन पेंट्स के बिजनेस मॉडल के बारे में। और लास्टली हम लोग देखेंगे इस कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस। तो अब अगर हम लोग हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करें और शुरू करें इस कंपनी का ओवरव्यू, तो एशियन पेंट जो है वो साल 1942 से मार्केट लीडर है पेंट्स के सेक्टर के अंदर। और इनका जो मार्केट शेयर है डेकोरेटिव पेंट्स के अंदर वो है 60% का। और इसके बाद में 20% का मार्केट शेयर ये लोग होल्ड करते हैं ऑटोमोटिव कोटिंग्स के अंदर। और ये जो कंपनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग ब्रांड्स के थ्रू ऑपरेट करती है। जैसे कि सबसे पहले आता है एशियन पेंट्स, बर्जर, एप्को कोटिंग्स, एचसीआईबी पेंट्स, टॉपमैन, कॉजवे पेंट्स और कैडिस्को एशियन पेंट्स। और ये जो कंपनी है वो पेंट बिजनेस के अलावा किचन के बिजनेस और बाथ के बिजनेस के अंदर भी ऑपरेट करती है। और अभी के टाइम पे किचन बिजनेस का जो मार्केट है वो 1500 करोड़ से भी ज्यादा का है। तो दोस्तों, अब अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे इस कंपनी के नए एमडी एंड सीईओ के बारे में, जो कि है मिस्टर अमित सिंघल। अब मिस्टर अमित सिंघल पिछले 29 साल से, जब से इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया है, ये एशियन पेंट के साथ में ही जुड़े हुए हैं। और अगर हम लोग इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये मैकेनिकल इंजीनियर है और साथ साथ में इन्होंने मैनेजमेंट के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है। और एशियन पेंट्स के अंदर आज से 29 साल पहले इन्होंने ज्वाइन किया था एज मैनेजमेंट ट्रेनी। और इस 29 साल के पीरियड के अंदर इनको एशियन पेंट्स की हर चीज के बारे में मालूम है, जैसे कि सेल्स के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में भी। और इसके साथ साथ में ये इंडिया की कलर मार्केटिंग ग्रुप के मेंबर भी हैं। तो अब अगर हम लोग हमारे इस वीडियो में नेक्स्ट बात करें इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में, तो इसके अंदर अगर हम लोग सबसे पहले इंडिया का पेंट के अंदर पर कैपिटा कंजम्पशन अगर देखें तो वो है सिर्फ 4.1 केजी। और वहीं पे अगर हम लोग इसको कंपेयर करें यूएसए के साथ में, तो यूएसए का पर कैपिटा कंजम्पशन है 15.8 केजीज का। वहीं एशिया पैसिफिक का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो है 4.7 केजी का। अब इंडिया के अंदर अगर हम लोग साल 2012 से साल 2019 तक का पर कैपिटा कंजम्पशन देखें तो उसके अंदर 6.8% की सीएजीआर के हिसाब से इंडिया ने ग्रोथ रेट अचीव करी है। और इसके साथ साथ में पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो ग्लोबल एवरेज से कम है। तो इसकी वजह से पेंट सेक्टर के अंदर आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। और वहीं पे दोस्तों, इंडिया की जो पेंट इंडस्ट्री है साल 2014 के अंदर उसकी वैल्यूएशन थी 324 बिलियन आईएनआर की। और साल 2019 के अंदर इंक्रीज होकर के ये पहुंच गई 545 बिलियन आईएनआर तक। और इस पीरियड में जो ग्रोथ रेट इंडिया की पेंट इंडस्ट्री ने अचीव करी वो थी 11% की सीएजीआर। और अब साल 2019 से साल 2024 तक ये इंडस्ट्री 12.2% की सीएजीआर के हिसाब से ग्रो करते हुए पहुंच जाएगी 971 बिलियन आईएनआर तक। और ये जो हमारी पूरी पेंट की इंडस्ट्री है इसके दो सेगमेंट्स हो जाते हैं। पहला होता है डेकोरेटिव सेगमेंट, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल सेगमेंट। तो जो डेकोरेटिव सेगमेंट का मार्केट शेयर है वो है 74% के आसपास में अभी के टाइम पे। वहीं बचा हुआ जो 26% है वो है इंडस्ट्रियल सेगमेंट का मार्केट शेयर पेंट इंडस्ट्री के अंदर। और दोस्तों, इसके साथ साथ में टिंटिंग मशीन्स आने के बाद में इस इंडस्ट्री के अंदर अगर किसी कंपनी को एंट्री लेनी है तो वो अब काफी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि इन टिंटिंग मशीन्स की वजह से एक एंट्री बैरियर अच्छा खासा क्रिएट हो चुका है नई कंपनीज के लिए। अब यहाँ पे इन टिंटिंग मशीन्स का फायदा जो डीलर्स है उनको भी मिल रहा है, क्योंकि इन मशीन्स की हेल्प से वो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनके किस कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। और इसकी वजह से उनका जो इन्वेंट्री का रेशियो है वो भी काफी कम हो गया है, क्योंकि अब इस टिंटिंग मशीन्स की मदद से वो लोग सिर्फ उस इन्वेंट्री को ही अपने पास में रख पाते हैं जो कि इनके कस्टमर इनसे खरीदना चाहते हैं। और इसका फायदा जो है
कंपनीज को भी हो रहा है बड़े लेवल पे, क्योंकि उनको भी एक डेटाबेस तैयार मिल जाता है कि किस एरिया के अंदर कौन से उनके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो ज्यादा है और किस एरिया के अंदर कम है। और इसमें अगर हम लोग बात करें एशियन पेंट्स के बारे में, तो एशियन पेंट्स ने पूरी पेंट इंडस्ट्री के अंदर इस नई टेक्नोलॉजी को सबसे स्मार्टली अडॉप्ट किया है। इसकी दो वजह है। पहली वजह तो ये कि एशियन पेंट्स के पास में 70,000 से भी ज्यादा डीलर्स का नेटवर्क है पैन इंडिया बेसिस पे, और इसके साथ साथ में इनका जो टिंटिंग मशीन टू डीलर का रेशियो है वो है सबसे ज्यादा 66%। तो दोस्तों, अब हमारे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। साथ ही साथ में सब्सक्राइब करने के साथ में आप प्लीज प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को भी, ताकि कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो अब अगर हम लोग हमारे इस वीडियो में नेक्स्ट बात करें एशियन पेंट्स के बिजनेस मॉडल के बारे में, तो एशियन पेंट जो है वो प्रोडक्ट के साथ साथ में काफी सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाता है। अब अगर मैं यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूं, तो इनके प्रोडक्ट्स के अंदर ये लोग पेंट्स, वाटरप्रूफिंग, वॉल कवरिंग, डेकोर, एडेसिव, बाथ फिटिंग, सैनिटरी वेयर, सैनिटाइजर्स एंड डिसइंफेक्टेंट प्रोवाइड करवाते हैं। और इसके बाद में सर्विसेज के केस में ये लोग कलर की कंसल्टेंसी, इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज और इसके साथ साथ में सेफ पेंटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं। अब इंडिया के अंदर डेकोरेटिव कोटिंग्स के लिए एशियन पेंट्स के पूरे इंडिया के अंदर 8 प्लांट्स हैं, और इन 8 प्लांट्स की जो टोटल कैपेसिटी है वो है 17,30,000 KL की। इसके अलावा इनके पास में केमिकल प्लांट भी है जिसकी कैपेसिटी है 8,760 MT की, और इसके बाद में इनके पास में 2 और प्लांट है इंडस्ट्रियल कोटिंग के लिए, और इन दोनों प्लांट्स की कैपेसिटी मिला के है 21,200 MT की। अब यहाँ पे डेकोरेटिव बिजनेस के सेगमेंट के अंदर इन्होंने अपनी पोजीशन को ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेगमेंट दोनों के अंदर ही काफी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर रखा है। और इसके साथ साथ में इन्होंने अभी कुछ नए प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च किया था, जैसे कि सबसे पहले आता है प्रोटेक्ट फायर रिटार्डेंट पेंट, जो कि आग लगने से बचाता है। और इसके बाद में जो इनका दूसरा नया प्रोडक्ट है उसका नाम है प्रोटेक्ट क्रिस्टल एंटी डस्ट, और तीसरा प्रोडक्ट है टेम्परेचर रिडक्शन ग्लास पेंट। और कोरोना के आने के बाद में इन्होंने पेंट इंडस्ट्री के अंदर सेफ पेंटिंग सर्विसेज और सैन एश्योरेंस सर्विसेज जैसे नए नए कॉन्सेप्ट्स को भी इंट्रोड्यूस किया है। और एशियन पेंट जो है वो 1942 से अपने आप को एज अ पेंट कंपनी ऑलरेडी इंडिया के अंदर काफी अच्छे से स्टैब्लिश कर चुका है। तो अब एशियन पेंट जो है वो खुद को पेंट कंपनी के साथ में एज अ होम डेकोर कंपनी भी इस्टेब्लिश करने में लगा हुआ है। और अब एशियन पेंट जो है अपने कस्टमर को पेंट बेचने के अलावा होम डेकोर की भी रेंज पूरी तरीके से प्रोवाइड करवाता है, जिसके अंदर ये लोग अपने कस्टमर्स को उसकी नीड के हिसाब से फर्नीचर, लाइटनिंग, मॉड्यूलर किचन प्रोडक्ट्स, बाथ और सैनिटरी वेयर के प्रोडक्ट्स भी उसकी नीड के हिसाब से उसको प्रोवाइड करवाते हैं। और वहीं इनके इंडस्ट्रियल बिजनेस ने, जिसमें भी पर्टिकुलरली इनके नॉन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल कोटिंग बिजनेस ने इनको काफी अच्छे से रिटर्न जनरेट करके दिए, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर इन्होंने सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जिनकी डिमांड इनके कस्टमर्स के बीच में काफी ज्यादा थी। और इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग अभी साउथ एशिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, अफ्रीका के अंदर और इंडोनेशिया के अंदर अभी ऑपरेट कर रहे हैं। और दोस्तों, इसके अलावा एशियन पेंट्स ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, अपने मटेरियल कॉस्ट के अंदर रिडक्शन करने के लिए, नए नए मेथड्स खोजने के लिए यहाँ पे एक टीम का गठन किया था। और इस टीम के अंदर इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम और इनकी जॉइंट वैल्यू क्रिएशन टीम को इन्होंने कंबाइंडली काम करने को बोला, और इन दोनों टीम्स ने मिलकर के एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट धनन शस्त्रा। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर इन लोगों ने मटेरियल कॉस्ट को रिड्यूस करने के नए नए मेथड खोजे, और साथ ही में ये भी ध्यान रखा कि नए मटेरियल ढूंढने की वजह से प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उस पर कोई इंपैक्ट ना आए। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने नए नए वेंडर्स को ऐड ऑन किया, और इसके साथ साथ में ये भी ध्यान रखा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कहीं पे भी इंपैक्ट ना हो। और इन्होंने मटेरियल कॉस्ट सेविंग की नई नई अपॉर्चुनिटीज को भी आइडेंटिफाई किया था। और इसके साथ साथ में इन्होंने अपने वाटरप्रूफिंग के बिजनेस के अंदर और अपने कंस्ट्रक्शन केमिकल के बिजनेस के अंदर भी सिग्निफिकेंटली एक्सपेंशन किया था। और यहाँ पे इन दोनों सेगमेंट्स में ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट स्टेब्लिश फैक्ट्रीज के अंदर एंटर कर रहे थे। और यहाँ पे इन्होंने
इतनी अच्छी तरीके से उसको मैनेज किया कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ये लोग एक प्रोमिनेंट प्लेयर के तौर पे स्टैब्लिश हो गए हैं। और यहाँ पे भी ये लोग अभी के टाइम पे और फ्यूचर के अंदर भी एक अच्छा खासा मार्केट शेयर जो है अचीव कर लेंगे। और इसके साथ साथ में इस कंपनी ने अभी एडवांस एल्गोरिथम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि एक एआई बेस्ड प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के थ्रू ये लोग डिमांड को फोरकास्ट कर लेंगे कि पुराने डेटाबेस के हिसाब से इनके जो कस्टमर्स है उन्होंने क्या खरीदा था और फ्यूचर के अंदर क्या डिमांड उनकी तरफ से आ सकती है। अब एशियन पेंट्स का जो होम इंप्रूवमेंट का बिजनेस है, इसके अंदर इनका एक सेगमेंट है किचन नाम का। तो इस सेगमेंट के अंदर इन्होंने एंट्री ली थी साल 2013-14 के अंदर स्लीक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के अंदर 51% का स्टेक इन्होंने एक्वायर कर लिया था। और इस स्टेक को बढ़ा करके इन्होंने कर लिया था 100% साल 2017-18 के अंदर। और एट प्रेजेंट एशियन पेंट्स के पास में 23 सब्सिडरी है। इसके साथ साथ में 2 जॉइंट वेंचर भी इन्होंने कर रखे हैं। और इसके साथ साथ में एशियन पेंट्स ने अपने बाथ फिटिंग एंड सैनिटरी वेयर के बिजनेस को स्टार्ट किया था ईएसएस के फ्रंट एंड बिजनेस को एक्वायर करके। और इस साल एशियन पेंट्स ने विद फोर्ड इंडिया लिमिटेड के बिजनेस को एक्वायर किया पीपीजी ग्रुप से, जो कि एक यूएसए बेस्ड ग्रुप है। और एक्विजिशन होने के बाद में अभी दोनों कंपनीज मिलकर के कोटिंग्स प्रोवाइड करवा रही है ऑटोमोटिव रबर और कुछ इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स को। और दोस्तों, इसके साथ साथ में एशियन पेंट्स ने भी हाल फिलहाल के अंदर एक पिटीशन फाइल किया है फॉर अमलगमेशन ऑफ जेनो केमिकल्स फार्मा एंड कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड विद एशियन पेंट्स। और ये जो कंपनी है वो एशियन पेंट्स की अभी एक होली ओन्ड सब्सिडरी है। तो दोस्तों, अब अगर हम लोग हमारे इस वीडियो के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करें और बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी अगर इनकी सेल्स को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू था 12,722.80 करोड़ आईएनआर का। और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के एंड होने तक 9.4% की सीएजीआर के हिसाब से ग्रो करते हुए इस कंपनी का रेवेन्यू पहुंच गया था 18,516.90 करोड़ आईएनआर तक। वहीं अगर हम लोग इनके रेवेन्यू को सेगमेंट वाइज देखें फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, तो यहाँ पे 84% का कंट्रीब्यूशन किया इनके डेकोरेटिव बिजनेस सेगमेंट ने, जो कि सबसे ज्यादा था। 11% का कंट्रीब्यूशन आया इनके इंटरनेशनल बिजनेस से। और बाकी का जो बचा हुआ 2.5% का है वो आया इनके दो अलग अलग सेगमेंट से, जिसमें पहला सेगमेंट था इंडस्ट्रियल कोटिंग का और दूसरा है होम इंप्रूवमेंट बिजनेस का। और वहीं लोकेशन वाइज अगर हम लोग देखें तो इंडिया से आया 88%, रेस्ट ऑफ एशिया से आया 5% और अफ्रीका से आया सिर्फ 3%। नेक्स्ट अगर हम लोग इस कंपनी के ईबिटा को देखें यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, तो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के पीरियड के दौरान इनका जो ईबिटा है वो 2,971 करोड़ आईएनआर से इंक्रीज होकर के 4,859.50 करोड़ आईएनआर तक पहुंच चुका है। और यहाँ पे इस पीरियड के दौरान जो ग्रोथ रेट थी वो रही 12.3% के सीएजीआर की। वहीं पे इस सेम पीरियड के दौरान मार्जिन जो थे इनके ईबिटा के वो 23.2% से इंक्रीज होके 26.4% पे पहुंच गए थे। वहीं पे अगर हम लोग इनके पैट को यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो इस सेम पीरियड के दौरान उसके अंदर ग्रोथ रेट आई थी 13.5% के सीएजीआर की। और इस सेम पीरियड में जो इनका नंबर था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का वो 1802 करोड़ आईएनआर से बढ़ करके 3,052 करोड़ आईएनआर तक पहुंच चुका था। और इसके साथ साथ में एशियन पेंट्स ने अपनी कैश साइकिल को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले तो अपने डेटर्स के साथ में नए नए एग्रीमेंट किए, जिसकी वजह से इनके जो डेटर्स हैं वो इनको कम टाइम में इनका पूरा पैसा लौटा दे। इसके साथ साथ में जिन लोगों को इनको पेमेंट करना होता था यानी कि अपने क्रेडिटर्स को, वो पेमेंट करने का जो पीरियड था उसको इन्होंने और एक्सटेंड करवा लिया था। इसके बाद में इन्होंने अपनी ओल्ड इन्वेंट्री का भी लिक्विडेशन किया और अपनी नॉन कोर रिक्वायरमेंट्स पे जो एक्सपेंसेस होते थे उसमें भी काफी अच्छे से लगाम लगाई। तो इन सब की वजह से इनकी जो कैश साइकिल थी वो 59 डेज पे आ गई थी। वहीं पे अगर हम लोग बात करें इस कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस की फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, तो इस साल में इन्होंने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा किया वो था ऑलमोस्ट 83 करोड़ का। और इसी साल के अंदर इन्होंने 20 नए पेटेंट्स को फाइल किया
और 48 नए प्रोडक्ट्स को इन्होंने लॉन्च किया। वहीं अगर हम लोग इनके कैश फ्लोज को देखें फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, तो इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था वो था 3460 करोड़ आईएनआर का। अब यहाँ पे इनका ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ये इनके इबिटा का ऑलमोस्ट 70% था। वहीं इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ये 100% से भी ज्यादा का था। वहीं पर अगर हम लोग इनके फ्री कैश फ्लोज को देखें तो इनका जो फ्री कैश फ्लो है लास्ट के 5 सालों का डेटा अगर आप देखेंगे तो ये हर साल इंक्रीज हो रहा है और 810 करोड़ आईएनआर से इंक्रीज होकर के ये 3267 करोड़ आईएनआर तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा वीडियो एशियन पेंट्स के बारे में। उम्मीद करते कि वीडियो को पसंद आया होगा। तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में प्लीज प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को भी, ताकि कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद।